मेरा सवाल अपूर्वानंद सर से है कि चूँकि आज गांधी जयंती है और आज ही के दिन गांधी पैदा हुआ, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जब दंगे होते थे देश में तो गांधी धरातल पे पहुँचते थे और हिंदू मुसलमानों से आपस में जो नाइत्तेफाकी पैदा होती थी उस दंगों से तो डायलॉग करवाते थे, बातचीत होती थी। लेकिन आज के डेट में मेवात में दंगा हुआ, राहुल गांधी नहीं जाता। हिमाचल में हो रहा है, राहुल गांधी प्रतिक्रिया देने से बचते हैं। एनएसयूआई का ये प्लेटफॉर्म है। मैं ये कहना चाहता हूँ, एनएसयूआई के लोग मतलब इस पे कभी चर्चा किया कि हिमाचल में जो हो रहा है अल्पसंख्यक समुदाय के साथ, वो क्या सही है? कोई स्टैंड है? मतलब मैं समझता हूँ नहीं, मैं तो थोड़ा क्लियरली बात करूँगा क्योंकि आपने कहा है संवाद करने की बात। तो मेवात में इतने बड़े दंगे हुए, सैकड़ों घर तोड़ दिए गए, तमाम चीज़ें हिमाचल में कर रहे हैं। कल आप यूपी में आ जाएंगे तो आप भी करेंगे। मतलब यूपी में कल ये आ जाए, योगी है, योगी ही के तरह उनके मंत्री बयान दे रहे हैं। तो ये सब कहीं ना कहीं एक अल्पसंख्यक, तो मैं नहीं कहूँगा अपने आप को, मेरा नाम वसीम है, लेकिन मुझे लगता है मुसलमान इलाकों में डर लगता है लोगों को। ये कैसा हिंदुस्तान आप बना रहे हैं? कब तक ये डर के जिए? ये एनएसयूआई के लोग जब शर्जील कुछ बोलता है तो उस पर FIR करते हैं। तो मुझे लगता है इस तरह के जो प्लेटफॉर्म है इसमें सांप्रदायिक तत्व है, इस पे भी खुल के चर्चा होनी चाहिए। अगर नहीं करते हैं तो कहीं ना कहीं इस तरह के प्लेटफॉर्म मिसलीड कर रहा है देश को, कांग्रेस जैसे एनएसयूआई जैसे लोग प्लेटफॉर्म। मैंने आपका सवाल एनएसयूआई से है तो मैं अधिकारी नहीं हूँ उसका जवाब देने का, क्योंकि मेरा रिश्ता एनएसयूआई से नहीं है और न मेरा रिश्ता कांग्रेस पार्टी से है। लेकिन मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगा कि यह मसला सिर्फ कांग्रेस या एनएसयूआई का नहीं है। यह मसला भारत के सारे धर्मनिरपेक्ष दलों का है, जिसमें आप ये देख सकते हैं कि यदि हिमाचल प्रदेश में मुसलमानों पर हमला हो रहा है या उनकी मस्जिदों को गिराने का अभियान चलाया जा रहा है, या मेवात में या दूसरी जगह जहां मुसलमानों के घर बुलडोज किए जा रहे हैं, वैसी जगहों पर हमें यह दिखलाई पड़ता है कि धर्मनिरपेक्ष दलों के नेता नहीं पहुंचते हैं, वे सामने नहीं आते हैं। जिन्हें आप सिविल सोसाइटी कहते हैं या जिन्हें मानवाधिकार संगठन कहते हैं, वे पहुंचते हैं। और इसका बहुत सीधा सा कारण यह है कि हमारे राजनीतिक दलों ने सारी राजनीति को सिर्फ, जैसा मैंने कहा, गणतांत्रिक राजनीति की जगह जनतांत्रिक राजनीति में रिड्यूस कर दिया है। और वह है हम वोट कैसे लेंगे। और यह मान लिया गया है, आमतौर पे मान लिया गया है कि हिंदुओं के मन में एक बुनियादी तब्दीली आ गई है, यानी हिंदुओं के बारे में एक ओपिनियन बन गया है। वो ओपिनियन ये है कि हिंदू बाय डिफ़ॉल्ट एंटी मुस्लिम है। ये सुनने में थोड़ा भद्दा लग सकता है, लेकिन ये एक आम धारणा है जो राजनीतिक दलों में व्याप्त है कि हिंदू आमतौर पर अगर मुस्लिम विरोधी नहीं है तो मुसलमान द्वेषी है। इसी हिंदू से हमें वोट लेना है, तो इस हिंदू को हमें बिदकाना नहीं चाहिए, भड़काना नहीं चाहिए। इसलिए वी शुड नॉट बी सीन एज बीइंग सिंपैथेटिक टू मुस्लिम्स। ये धारणा है, ये एक ज़्यादा बड़ी बीमारी है। और आप बिल्कुल कांग्रेस पार्टी से सवाल कर सकते हैं, हम सारे लोग सवाल करते हैं कांग्रेस पार्टी से कि अगर आप प्रेम की बात कर रहे हैं, अगर आप निर्भयता की बात कर रहे हैं, तो उसकी जांच इससे होगी कि जब बुलडोज़र चल रहा हो तो आप उसके खिलाफ बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं। और इसमें किसी तरह की दुविधा की आवश्यकता ही नहीं है। लेकिन जैसा मैंने कहा, यह बीमारी सिर्फ कांग्रेस की नहीं है, यह भारत के लगभग सारे राजनीतिक समुदाय की बीमारी है जिससे लोग ग्रस्त हैं, और यह बहुत ख़तरनाक है। और ये लेकिन इसमें एक दूसरी बात भी मैं कहना चाहूँगा कि हिंदुओं को भी विचार करने की आवश्यकता है कि आखिर उनके बारे में ये धारणा बन कैसे गई, इतना लो ओपिनियन हिंदुओं के बारे में कैसे बन गया कि मैं ये मान के चल रहा हूँ कि अगर एक मुसलमान का घर बुलडोज होगा तो हिंदू खुश होंगे। ये कैसे मैंने मान लिया? इतना लो ओपिनियन मेरा कैसे हो गया हिंदुओं के बारे में? तो हिंदू समाज को भी तो सोचने की ज़रूरत है। क्यों ऐसा हुआ कि शिमला हो, हिमाचल प्रदेश के जितने इलाके हैं, वह सैकड़ों हिंदू जुलूस निकाल रहे हैं? वो सब के सब RSS नहीं है, VHP नहीं है,
तो हिंदू समाज को क्या सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या हो रहा है उसके भीतर? ये घृणा क्यों इतनी ज़्यादा पैठ गई है? और वही हिंदू वोटर हैं, मैं आपको ये बतला रहा हूँ। सर, जहाँ तक बात NSUI की है, वसीम भैया आपका सवाल बिल्कुल जायज़ है और इस बात पे बात होनी भी चाहिए। मैं आपको बता दूं कि मेवात वाले केस को आपने जो डिस्कस किया है, मेवात के जब दंगों के दौरान, अभी हम लोगों ने 2 दिन पहले ही मेवात दंगों के ऊपर एक टॉक कराया हमने सर, और उसमें हमने ग्रास रूट लीडर्स जिन्होंने दंगों को रोकने के लिए पंचायतें की हैं उनको यहाँ पे बुला करके बिठाया था। साथ ही और आपको बता दें कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जो वरुण चौधरी हैं, वो लगातार मेवात दंगों के टाइम में, राहुल गांधी जी को हम नहीं डिफेंड करेंगे, आपने NSUI को लेकर के सवाल पूछा है, हम NSUI में हैं तो ये बात आपके सामने रख रहे हैं। एक प्लीज़ काउंटर क्वेश्चन मत, हम आपको जवाब देने के लिए आपने कहा, हम जवाब दे रहे हैं। उस पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष लगातार मेवात में उस दौरान थे, लगातार वो वहाँ पे, वो खुद गुज्जर समुदाय से आते हैं, गुज्जर समुदायों के बीच में जाकर के कैसे उनका कॉन्फिडेंस बिल्ड किया जाए उस पर लगातार काम कर रहे थे। दूसरी बात आप कह रहे हैं NSUI को, हम आपको बता दें कि NSUI अभी जो कठुआ रेप केस में लाल सिंह को कांग्रेस पार्टी ने टिकट दिया है, हमारे NSUI ने उस पर असहमति दर्ज की है। यहाँ से हम लोगों ने यहाँ पर्चा निकाल करके असहमति दर्ज की है कि हम इस चीज़ में कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हैं। तो इस बात को समझिए कि हम लोग स्टूडेंट पॉलिटिक्स कर रहे हैं। सरजील के सवाल को लेकर के आपको याद हो कि इस कैंपस के अंदर NSUI ने तमाम पॉलिटिकल प्रिजनर्स को लेकर के एक मार्च लीड किया है, और जब NSUI ने कॉल दिया है, हमेशा NSUI उस कॉल का हिस्सा रहा है। तो आप हमारी पॉलिटिक्स को इस तरीके से जज मत करिए। हो सकता है कि अपनी राजनीतिक मजबूरियां होंगी राजनीतिक पार्टियों की, लेकिन हम एक स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है और हमारे लिए जो आइडियल स्टेट होता है हम उस पर काम करने की पूरी तरह कोशिश करते हैं कि हम उस पर खरे उतरें। शुक्रिया। बाकी और लोगों का और प्रश्न? हाँ सर, मेरा क्वेश्चन महेंद्र सर से है। सर, आपने बोला कि द रोड टू सेकुलरिज्म गोज थ्रू सोशलिज्म, कैन यू प्लीज एलोबरेट ऑन दैट? Well, I would like to say that this was a statement given by a famous professor of political science, Randhir Singh. That was his favorite statement, and I think it simply means, and that is what the Constitution says, that in India we should not allow any monopoly. We should not allow concentration of capital in some hands. Once that happens, that vested interest will use all possible means to fuel the identity politics. And therefore, unless वो जो फेमस पंक्ति है ना, क्या है अपूर्वा जी, जब तक हर घर में ना रेशम होगा, नहीं, not that, I forget the line, anyway, which says that basically unless there is an egalitarianism, some kind of egalitarianism, I'm not saying absolute egalitarianism, there cannot be socialism. क्योंकि जो स्थितियाँ हमारी बन रही हैं इस वक्त, जैसा मैंने कहा कि आप देखिए ना, लगातार यही हो रहा है कि पिछले 1980 के बाद से जो पूंजी हिंदुस्तान का है वो कुछ लोगों के हाथों में सिमट रहा है, और इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। नेहरू या गांधी, ये तमाम लोग इस बात को समझते थे, यदि हिंदुस्तान में हमने मोनोपोली को दिया, जैसे अमेरिका में हो रहा है कि पूरी पूंजी उनकी 5 घरों में है और दुनिया भर का वॉर वो डिसाइड कर रहे हैं, तो ये हमारी स्थिति हो जाएगी। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हमारा समाज शांतिपूर्ण ढंग से रह सके, इसके लिए ज़रूरी है, हाँ, जब तक नहीं, सॉरी, आई जस्ट फॉरगेट द लाइन, फेमस लाइन अबाउट दिनकर्स लाइन, एनीवे, तो ये जब तक हमारा जो कमिटमेंट इगैलिटेरियनिज्म की तरफ नहीं होगा, तब तक हम किसी भी तरह का सेकुलरिज्म की कल्पना नहीं कर पाएंगे। क्योंकि वो जो बुनियादी सवाल है, वो सवाल है हमारे जीवन जीने की जो आवश्यक चीज़ें हैं उसका बंटवारा कैसे हो रहा है। I just wanted to add one thing, not to your question, but on the whole, can we think of some way, peaceful of course, of registering our protest about the impossibility of having a conversation in this situation where another party
is continuing to have a very loud thing. Now, there may be many ways. I'm saying this because sometimes I have seen in universities, in JNU abroad, the apolitical students, meaning the common student, stands up for this right. That we want the right to listen. We want the right to be heard. And that there should be a culture in the university where the parties, different student organizations agree that when they have their functions, it will not be done in a way which disrupts the other functions. Can we, in social media today, are there a lot of groups in JNU? I know in history there is, or otherwise, are there enough, maybe SF, maybe NSUI, can we just put this there? It's just, it will show that when we talk about dialogue today, then we mean what we say. We have the courage to say that we need a space, that this is important. Everybody has, just because you have a louder voice, just because ABVP is supported by the establishment or whatever it is, they should not drown out our voice. Let us think about this. Some will express it today. Next question, please. मेरा सवाल आप तीनों से है. जैसे आई एम रितेश कुमार एंड द क्वेश्चन इज़ कि गांधी जी की जो आइडियोलॉजी थी, जो फिलॉसफी थी सत्याग्रह के लेके, वो टाइम के साथ इवॉल्व हुआ. तो जो भी उन्होंने साउथ अफ्रीका में किया, उसके बाद सब एक्सपेरिमेंट करके वो सत्याग्रह पे आए थे. तो अभी हम ये क्यों मान लें कि जो गांधी जी की उस वक्त पे, उस दौर में जो आइडियोलॉजी थी, वो आज भी रेलेवेंट है? डज़ इट नॉट नीड अ इवैल्यूएशन? आई मीन थोड़ा उसको बदलना चाहिए, या फिर कुछ ऐसा नया तत्व उसमें आना चाहिए जो आज के टाइम पे रेलेवेंट हो? आप शुरू. बहुत अच्छा सवाल है, और मुझे लगता है कि सत्याग्रह बदल भी रहा है. ऐसा नहीं कि बदल नहीं रहा है, बल्कि एक पीएचडी जेएनयू के लाइब्रेरी में रखा होगा, मेरे एक स्टूडेंट ने किया है. वो बदलते हुए सत्याग्रह के स्वरूपों पे किया है उसने, कि किस किस तरह, जैसे जल सत्याग्रह, गांधी ने कभी जल सत्याग्रह नहीं किया था, तो अभी जल सत्याग्रह एक नया है. इसी तरह से लॉन्ग मार्च, जो अभी आपने देखा कि उतने दूर से लोग पैदल चल के यहाँ तक पहुँचे हैं, ये सत्याग्रह का फॉर्म है. तो सत्याग्रह इवॉल्व कर रहा है, और उसे और इवॉल्व करने की ज़रूरत है, क्योंकि अब चीज़ें ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो रही हैं, और शायद उसका इवॉल्व करना ही हमारे राजनीतिक व्यवस्था को बचाए रखने का एकमात्र तरीका है, हो सकता है. I wanted to add here that sometimes, as in the what were called the new social movements, which was right to information, right to food, right to education, right to employment, many of the civil society organizations which took part in that, MKSS थे राजस्थान में, अरुणा रॉय वगैरह, साउथ की तरफ MVF थे, शांता सिन्हा वगैरह, they found there was an imperative to develop a somewhat different relationship with the state, where the social organization concerned is taking up those issues, or becoming a kind of interface between the group and the state. So it's not oppositional in the way that, say for example, Gandhi makes a very important statement in 1946. He says, ahimsa, which worked quite well in opposing the colonial state and forcing them to leave India. Ahimsa does not seem to work, he says, does not seem to work in the matter of Hindu-Muslim relations. And then he goes one step further and he says, maybe there is some imperfection in my practice of ahimsa.
And he goes another step further and he links it up with brahmacharya and says maybe my practice of brahmacharya was not fully perfect. Maybe there was some vestige of, as he calls it, sentiment or whatever that was there in me. And then he conducts, imagine this is in Noakhali, in the aftermath or in the residue of a communal riot situation, where such a controversial kind of experiment, which he calls a prayog. In fact, he goes a step further. So it's experiments with truth. And so many people who are his followers, they leave him. Kaka Kalelkar questions, N.K. Bose questions, his Parsuram, his typist, सब लोग छोड़ के चले जाते हैं, बहुत से लोग, saying this. So it is that's exactly, I just wanted to add, that depending on the situation, Satyagrah evolves different forms. Let us not treat Gandhi as a scripture. हमारे भीतर जो एक आदत है हमारे अंदर, वो ये कि हम अगर किसी एक चीज़ को साबित करना चाहते हैं वो ठीक है या नहीं, तो हम कहते हैं ये गीता में है, या ये कुरान में है, या ये बाइबल में है, या ये वहाँ कहा गया है. उसी प्रकार यह कि यह गांधी ने कुछ किया था जिससे हम साबित कर सकेंगे. प्रिंसिपल है सत्याग्रह का जिसको आपने कहा, और उसका मतलब क्या है? उसका जो शाब्दिक अर्थ है वो है सत्य के प्रति आग्रह, है ना, कमिटमेंट टू ट्रुथ. नाउ व्हाट इज ट्रुथ? गांधी सेड truth you cannot imagine without love. Now what is love? Love is what philosophers have described as radical love, which you cannot imagine without how do you deal with hatred. So it's very important to address the question of hatred. Deal with your own hatred, then you reach that radical love. क्योंकि ये कहने का कोई मतलब नहीं है कि मैं लोगों से मोहब्बत करता हूँ या लोगों से मोहब्बत करनी चाहिए, क्योंकि असलियत ये है कि इंसानों में दूसरों से नफरत करने की फितरत ज़्यादा होती है. लेट्स एक्सेप्ट इट एंड लेट्स डील विद इट. गांधी डेल्ट विद इट. गांधी उससे भागे नहीं, गांधी दाएं बाएं नहीं किया उन्होंने. गांधी डेल्ट विद दैट एंड देयरफॉर ही वेंट टू नोआखाली. ही फेस्ड दैट हेट्रेड. ही फेस्ड दैट हेट्रेड ऑन 30th January, पेड विद हिज लाइफ. और उस हेट्रेड का सामना उन्होंने कई बार किया. तो असल चीज़ है आपका ट्रुथ क्या है. Find your truth. Find your way to exercise that truth. आप कह रहे हैं कि गांधी का तरीका पुराना पड़ गया होगा. मैं कह रहा हूं आप गांधी को भूल जाइए. आप इस बात से सहमत हैं या नहीं कि आप you have to practice your truth. What is your truth? That is what I was asking. Forget Gandhi. Forget Gandhi's life. Ask this question. What is your truth? And practice it. Be committed to it. Invest your life in it. That is what our duty is. Gandhi did what he had to do. He is long dead. हम अपने बारे में पूछें, हमारा सत्य क्या है और हम उसके प्रति कितने प्रतिबद्ध हैं और उसके लिए क्या हम करना चाहते हैं. वो हमारे सामने सवाल है. मेरा नाम नीतीश है. मेरा 2 सवाल है. विशेष तौर पे जब अपूर्वानंद सर ने जो बात कही राज्य और व्यक्ति के संबंधों को लेकर, अधिकारों को लेकर, तो मेरा सवाल है कि आज़ादी के बाद का भारतीय राज्य जिस तरीके से गांधी के मूल्यों को लेकर भारतीय राज्य ने देखा है, तो हमें ये नहीं दिखता है कि जब गांधी के मूल्य या अहिंसा की विचारधारा वो राज्य के काम ज़्यादा आई हैं बजाय कि जनता के, इंडिविजुअल के. क्योंकि अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन, कुछ लोग भी प्रोटेस्ट करते हैं तो राज्य हमेशा ये उपदेश देता है कि आप अहिंसक नहीं हो सकते, आप एक सर्टेन टाइप में गांधीयन वे में आप प्रोटेस्ट कर सकते हैं, ये आपका राइट है. लेकिन राज्य के ऊपर वो गांधीयन मूल्य कभी अंकुश नहीं लगा सके. आज़ादी के बाद के भारतीय राज्य के ऊपर जो गांधी के मूल्य थे वो भारतीय राज्य के ऊपर कभी अंकुश नहीं लगाए, बजाय कि जनता के ऊपर उन्होंने अंकुश लगाया. एक मेरा ये सवाल. दूसरी सवाल, इस कंटेक्स्ट में जो
पूरी गांधीवादी मूल्य हैं या जो एक गांधीयन वे है वो एक स्टेटस को की भूमिका में आ जाता है। कोई एक व्यापक बराबरी का उस तरीके का कोई बदलाव के मूवमेंट को कैसे वो एक आइडिया हो सकता है, उसके लिए कैसे इंस्पिरेशन हो सकता है, वो खासकर मुझे नहीं दिखता। दूसरा सवाल, तीसरा सवाल कि मतलब जुड़ा हुआ है, सॉरी जुड़ा हुआ है कि आज़ादी के बाद के भारत में गांधीयन मूल्यों पे, गांधी के मूल्यों पे आधारित कोई व्यापक बदलाव का आंदोलन रहा हो जिसका उदाहरण हम लोग इतिहास में देख सके, एक छात्र होने के नाते हम जानना चाहते हैं। थैंक यू सर। और भी प्रश्न एक साथ ले ले क्या? 2-3 प्रश्न ले लेते हैं एक साथ। और प्रश्न आप पहले सर को यहाँ से हाँ लीजिए, नहीं एक साथ ले लेंगे सर। मैम मेरा क्वेश्चन एक आपसे है कि वह क्वेश्चन रिलेटेड है जो आपने कहा था कि जब मेरा जो मानना है वो यह है कि जो अभी कम्युनलिज्म बढ़ रहा है उसका मेरा मतलब है कि हमने रिलीजन के साथ संवाद करना कम कर दिया है, इसकी वजह से कम्युनलिज्म ज़्यादा बढ़ रहा है। क्योंकि जो लोग ये क्लेम करते हैं रिलीजन पे या कल्चर पे, दरअसल हमको उसमें भी एक लाइन खींचनी चाहिए कि एक मोरल लाइन खींचनी चाहिए, कौन सी पार्टी युधिष्ठिर की तरफ है या कौन सी पार्टी दुर्योधन की तरफ है। क्योंकि मेरा मानना ऐसा है कि हमें दोबारा कम्युनलिज्म को टैकल करने के लिए क्या हमें जो है रिलीजियस फ्रेमवर्क में सोचना चाहिए, जहाँ हम एक मोरल वैल्यू और एक प्रिंसिपल्स की बात करें। उस पर आपका क्या विचार है, जो आपने प्रताप मारू बहनों मेहता और वो उसका वो कॉन्टेक्स्ट। एक दूसरा सवाल मेरा और है जो कि मैं पहले से लेके आया हुआ था वह सवाल मेरा रिलेटेड है एक अभी हाथरस में 2 दिन पहले घटना हुई थी जिसमें एक 9 साल के बच्चे को दरअसल एक मैजिशियन करके उसका मतलब नर बलि चढ़ा दी गई थी। और ऐसी ही घटना एक मुजफ्फरपुर में हुई थी और ऐसी ही घटना हाथरस में ही कुछ समय पहले हुई थी जिसमें कि 150 लोग मारे गए थे। कोई रिलीजियस तो नहीं बोलेंगे उसको, कोई ऐसे ही एक कार्यक्रम चल रहा था, उसमें लोगों की भगदड़ हुई, उसमें बहुत सारे लोग चले गए। मेरा मानना है कि इस तरह की वायलेंस को, क्योंकि गांधी गाँव में रहे थे और गाँव में ये चीज़ें बहुत बड़े पैमाने पर देखने को मिलती हैं, तो इस तरह की वायलेंस को गांधी ने क्या एनालाइज किया या उस तरीके को किस तरीके से समझने की कोशिश की, वो आप कोई भी आंसर कर सकते हैं। एक क्वेश्चन मेरा पार्टिकुलर मैम से है। और किसी के पास कोई प्रश्न? ठीक। मुझे वो पंक्तियाँ याद आ गई थोड़ी देर से, तो मैं उसे रिपीट कर देता हूँ। शांति नहीं तब तक जब तक सुख भाग न नर का सम होगा, नहीं किसी को बहुत अधिक हो, नहीं किसी को कम होगा। मुझे लगता है ये एक यूनिवर्सल प्रिंसिपल है जो जब पिकेटी ये कह रहे हैं कि दुनिया में इनइक्वालिटी सबसे बढ़ गया है, तो शायद उसका डायरेक्ट रिलेशनशिप शांति और अशांति के साथ भी हो सकता है, पहली बात। दूसरी बात, मुझे लगता है ये जो गांधी के स्टेटस कोइस्ट होने की बात करते हैं कि गांधी स्टेटस कोइस्ट है, ऐसा कहना बड़ा मुश्किल है। ये संभव है कि गांधी को इंडियन स्टेट ने आइडियोलॉजी की तरह यूज़ किया और एक समय में जब बहुत अशांति हो सकती थी तो गांधी एज एन आइडियोलॉजी बहुत यूज़फुल भी रहे। बट ये भी सच है कि आज तक भारत में प्रतिरोध का जितना भी स्वर हुआ है, बल्कि पूरी दुनिया में जो प्रतिरोध के जितने स्वर अभी उठ रहे हैं, लगभग सभी स्वर गांधी को जोड़कर चल रहे हैं। यदि ग्लोबलाइजेशन के खिलाफ सियाटल में आंदोलन होना है तो वहाँ भी गांधी की प्रतिमा से बात शुरू हो रही है। आज यदि इजराइल में कोई बात चल रही है कि कैसे शांति लाया जाए, तो वहाँ भी गांधी से बात शुरू हो रही है। तमाम तरह के जो बड़े बुद्धिजीवी दुनिया भर में भी शांति की बात कर रहे हैं। तो शांति स्टेटस को नहीं है, शांति ट्रांसफॉर्मेशन है। शांति एक ऐसे समाज की कल्पना है जिसका एक आदर्श है, जो कहते हैं अखिल बिलग्रामी, नॉन एलिनेटेड समाज की कल्पना है। गांधी, मुझे तो लगता है हमेशा ही कि गांधी एक क्रांतिकारी हैं जो सिर्फ इतना कहते हैं कि क्रांति को अहिंसक तरीके से करो। तो गांधी कभी स्टेटस कोइस्ट हो ही नहीं सकते हैं। ये स्टेटस कोइस्ट हम लोग हो सकते हैं, हम और आप हो सकते हैं, क्योंकि हम उससे कंफर्टेबल हो जाते हैं। बल्कि मज़े की बात यह है कि घोर मार्क्सवादी जो दल JNU में जब आंदोलन करते थे या करते हैं, तो वो भी गांधीयन तरीका अपनाते हैं, वही नहीं। और भी मज़े की बात है कि जो भारी गांधी विरोधी रहे हैं, केरल में जो अभी दलित आंदोलन चल रहा है, मेरे एक छात्र ने उस पर काम किया है और उन्होंने इस बात को पूछा
कि भाई आप तो गांधी के विरोधी हैं, फिर आप गांधी के तरीक़ों को कैसे अपना रहे हैं? उन्होंने कहा उसके अलावा हमारे पास कोई तरीका नहीं है। आज के युग में गांधी के अलावा कोई तरीका हमारे पास बचा नहीं है। मैं रिलीजन पे कहना चाहता हूँ कि रिलीजन क्या है, इस पर भी बहस करने की ज़रूरत है, और गांधी रिलीजन को कैसे समझते हैं इस पर बहस करने की ज़रूरत है। ये तमाम जो लोग थे, गांधी, नेहरू, और आप पीछे चले जाएं जितने भी लोग थे, टैगोर या कबीर, जो भी लोग हैं, इन सब लोगों के लिए दो समस्याएं थी। रिलीजन जितने भी थे वो इंटरनली हाईली एक्सप्लॉयटेटिव है, लेट अस एक्सेप्ट दैट। उनके अंदर पेट्रियार्की है, उनके अंदर हायरार्की है, सारा कुछ उनके अंदर है, और एक्सटर्नली वो एक्सक्लूसिविस्ट है। ये दो बातें हर रिलीजन के अंदर है। फिर रिलीजन की बात क्यों करें हम लोग? क्योंकि गांधी, या अब यू नो बेटर देन मी, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, दैट ऑल ऑफ देम आर सेइंग दैट वी नीड टू रिक्लेम रिलीजन. Religion is our resource. Religion is a knowledge system that human beings have accumulated before the science developed. So even the principles of science may be in some language available there because this is an experience of human beings. So therefore we should not abandon that, but unless we reform them, that is highly exploitative. All religions I am talking about. And therefore Gandhi says that let those talk about religion who have mastered the idea of reason. क्योंकि और विवेकानंद, यदि रीजन और रिलीजन में कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, then we must abandon religion. Reason is very important. So therefore, no religion should be beyond the limits of reason. And if we do that and continuously do that, because there is since religion is such a strong thing, such close to our heart, that there is a possibility that ruling class will use religion for creating structures of domination. Therefore, instead of abandoning, we have to reclaim religion from the hands of the ruling classes. That's my understanding. मुझे लगता है कि मनिंदर ने जो पूरी बात रिलेशनशिप बिटवीन रिलीजन एंड पॉलिटिक्स, बिटवीन रिलीजन एंड रेजिस्टेंस, कंसेप्चुअली बहुत अच्छी उन्होंने बात कर दी. आई थिंक इट शुड आंसर योर क्वेश्चन. द ओनली थिंग आईड लाइक टू ऐड इज यू सेड दैट बिकॉज रिलीजन एडवांसेस or there is too much of it, there is communalism. And then to fight communalism, we take recourse to religious resources, right? But I think that communalism is not the creation of religion. Of course, communalism is distortion of religion, but there are so many other causes and factors. जैसे मैंने नोआखली की बात की, क्लास डायमेंशन इतना इम्पोर्टेंट था. अभी आज की डेट में आप देख रहे हैं क्लास डायमेंशन, वेदर इट इज़ द 4 or 5 cronies ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, पूरा राम मंदिर मूवमेंट है, उसमें जो क्लास डायमेंशन है. इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट to understand that there is a capitalist feudal elites which benefit from communal riots, from communal violence, from the spread of communal ideology. और मैं ऐसा भी नहीं कह रही हूँ कि use of religious resources is the main answer to fighting communalism. No. मुझे लगता है सबसे पहला रिसोर्स है स्टेट. जहाँ पर स्टेट टेक्स अ एटीट्यूड अगेंस्ट कम्युनलिज्म, where they suppress communal riots, then we can create a background, we can create a foundation for building a secular society. स्टेट का रोल सही होना हम जानते हैं बहुत इम्पॉर्टेंट है. आज के पॉइंट पे क्यों इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम है हमें कम्युनलिज्म को लेके, और हम फासिज्म की बात
भी कई बार कर देते हैं इसमें, हालांकि उसमें मुझे प्रॉब्लम लगती है, लेकिन इट्स बिकॉज कम्युनलिज्म is become the instrument of the state. There were weaknesses in the time of Nehru. There were further weaknesses in the time of Mrs. Indira Gandhi, Rajiv Gandhi. But the way this state uses is become a form of communalism. It's a communal fascist state. ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसलिए भी हमें जो पॉलिटिक्स है इसके खिलाफ मूवमेंट चलाना, इसको टू ऑक्यूपाई द सिटाडेल्स ऑफ पावर. व्हाई ऑल दिस इज़ इम्पॉर्टेंट? स्ट्रगल इसका एक हिस्सा है, और उस हिस्से में देर आर नॉन रिलीजियस वेज ऑल्सो, बट देर आर ऑल्सो रिलीजियस रिसोर्सेज. I think that would be the way to look at it. Thank you. एक सवाल यह है कि स्टेटस को है क्या, जिसको स्टेटस को कह रहे हैं कि गांधी दरअसल स्टेटस कोइस्ट हैं या गांधीयन तरीका स्टेटस कोइस्ट है. तो हिंदुस्तानी समाज का सबसे बड़ा स्टेटस को जाति व्यवस्था को जैसे का तैसा बना के रखना है, ठीक है. और उसमें अगर उसके डिसरप्टर्स में, और उसकी हिस्ट्री अब बहुत है, मैं आपको मशवरा दूंगा कि आप मनोज मित्ता की किताब, जो मोटी सी किताब कास्ट पर है, जो 18वीं शताब्दी तक जाती है, लेकिन भारतीय समाज का सबसे बड़ा स्टेटस को कास्ट है, ठीक है. उसके डिसरप्टर्स हुए, और उसमें एक मेजर डिसरप्टर गांधी थे. मैंने शुरू में ये कहने की कोशिश की कि गांधी की हत्या की प्रमुख वजह थी इस कास्ट के स्टेटस को डिसरप्ट करने की उनकी कोशिश, वो प्रमुख वजह थी. दूसरा स्टेटस को क्या था? दूसरा स्टेटस को था जो कायम वापस लाने की कोशिश की जब अंग्रेज़ यहाँ से जाने को हुए, और उन्होंने कहा कि हम वापस सोवरेनिटी लौटा रहे हैं सारे प्रिंसली स्टेट्स को. तो दैट वाज द स्टेटस को के प्री ब्रिटिश स्टेटस को वापस आए. गांधी ने उस वक्त क्या स्टैंड लिया? उन्होंने कहा ये स्टेटस को नहीं चलेगा. प्रिंसली स्टेट्स में प्रिंसेस को अपनी पावर लोगों को देनी पड़ेगी, जनता को देनी पड़ेगी. गांधी बिकेम हार्शर एंड हार्शर while addressing the princes, and that also led to participation of princely states in the conspiracy to assassinate Gandhi. इसलिए गांधी को मारने की जो पिस्तौल आया, वो पिस्तौल कहाँ से आया? ग्वालियर से आया, ग्वालियर स्टेट से आया. पूरी तैयारी हुई. तो ये जो एक कॉन्स्पिरेसी है जिसमें सावरकर हैं, जिसमें हिंदू महासभा है, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है, जिसमें प्रिंसली स्टेट्स हैं, वो क्यों है कॉन्स्पिरेसी? क्योंकि द ग्रेटेस्ट डिसरप्टर ऑफ दिस फ्यूडल स्टेटस को was Gandhi, and he had to be removed because he was for democracy, and democracy was disruption to status quo. So these were two. उसके बाद और भी बहुत कुछ हो सकते हैं, लेकिन सवाल है कि हमारे आज का स्टेटस को क्या है. ठीक है, स्टेटस को और स्टेटस को अलग हो सकता है. जैसे कोई ये कह सकता है 60 बरस तक आपका स्टेटस को सेक्युलरिज्म का था, लेट अस चेंज दिस स्टेटस को, है ना, क्योंकि आपने स्टेट के तौर पर इग्नोर दोज डेविएशंस, कम्युनल राइट्स वगैरह वगैरह. स्टेट ने अपने प्रिंसिपल को सेक्युलरिज्म माना, तो स्टेटस को सेक्युलरिज्म हो गया, हुआ ना सेक्युलरिज्म स्टेटस को. शुड वी डिसरप्ट दिस स्टेटस को और शुड वी फाइट फॉर इट? तो जो 10 साल पहले पावर आई, इट केम एज अ डिसरप्टर. इसने कहा कि मैं डिसरप्ट कर रही हूँ, मैं रिवॉल्यूशन कर रही हूँ, मैं इस स्टेटस को बदल रही हूँ, और ये स्टेटस को सेक्युलरिज्म का है. इसलिए प्राइम मिनिस्टर ने 2019 में चुनाव जीतने के बाद कहा हमारी विक्ट्री ये है कि हमने सेक्युलरिज्म शब्द को बैनिश कर दिया है, अब कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता. दिस वॉज अ ह्यूज टेक्टोनिक चेंज इन स्टेटस को. सो डू वी एक्सेप्ट दैट?
इसलिए स्टेटस को पर हम लोगों को बात करनी चाहिए कि हम किसकी बात कर रहे हैं, कौन सा स्टेटस को। स्टेट और इंडिविजुअल, स्टेट और पीपल, हमेशा उनमें एक तनाव रहेगा। ये पूरी दुनिया में है, हमेशा उनमें टेंशन रहेगा और हमेशा लोगों को स्टेट के ऊपर विजिलेंट रहना होगा। ये डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी ये नहीं है कि आपने वोट दिया, उसके बाद स्टेट को हैंड ओवर कर दिया खुद को और घर चले गए, फिर 5 साल बाद आए। यू हैव टू बी विजिलेंट, स्टेट क्या कर रहा है, आपका इंडिविजुअल राइट क्या है, आप उसको लेकर एक्टिव हैं कि नहीं। अगर गांधीयन प्रिंसिपल कोई है तो ये है, मैंने फिर कहा, डू नॉट ट्रीट गांधी एज ए स्क्रिप्चर, डू नॉट गो और आप उनका 100 वॉल्यूम पलटने मत लगिए। ये वाला प्रॉब्लम है, इस पेज में है कि नहीं इसका जवाब है ना। अभी हमारे यहाँ मेवात में हो गया, गांधी क्या कर रहे थे, ये सबसे खराब तरीका है। इंडिविजुअल लिबर्टी, व्यक्तिगत स्वाधीनता का प्रिंसिपल, वो प्रिंसिपल है किसी को भी अपनी ज़िंदगी अपने तरह से जीने की आज़ादी, वो प्रिंसिपल है इक्वालिटी का प्रिंसिपल, इक्वालिटी इन ऑल सेंसेस। और इक्वालिटी cannot be achieved without justice, justice cannot be achieved without equality, and Ambedkar proposed the principle of Maitri, जिसको fraternity आप कहते हैं, जिसको solidarity आप कहते हैं। Ambedkar ने कहा without solidarity we cannot achieve justice, we cannot achieve equality. So solidarity is something which we need to achieve, which we need to practice. So these are the principles. I don't care about Gandhi. गांधी कर रहे थे नहीं कर रहे थे, मेरा कहना है let us decide about ourselves. What are we doing? धन्यवाद सर। मैं सभी स्पीकर्स का फिर से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। इसके साथ साथ आप सभी लोगों का धन्यवाद करता हूं कि आप लोग इतने डिस्टर्बेंस के बाद भी इतने धैर्यपूर्वक और ध्यान से सुन रहे हैं, जबकि अभी मैच का भी टाइम हो गया। तो आप